तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी वेंसडे सीजन 2 पार्ट 1 के बचे हुए एपिसोड्स को। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है वेंसडे को दिखाते हुए, जो कि एनिड की मौत के विजन से घबराकर जागती है और अभी उसकी माँ उसके पास ही थी जो कि उसको संभालती है। मोटिशा वेंसडे को बताती है कि उसे अपनी एबिलिटी को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और इन काले आंसुओं की वजह वो जानती थी, जिनको वो पहले भी देख चुकी है और पहले उसकी बहन ओफिलिया ने उसकी बात नहीं मानी थी और अब वेंसडे भी सेम चीज कर रही है। वो वजह बताती है कि वेंसडे को असल में साइकिक एग्जॉशन हो रहा है और वो अपनी एबिलिटी खो भी सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा, और उसे ठीक होने के लिए गुडी की किताब को मदर को देना होगा जिसके अंदर वो कोई स्पेल ढूंढेगी। और वैसे भी वेंसडे अब गुडी को छोड़ दे और अब उसे कोई और गाइड मिल जाएगा, लेकिन वेंसडे उनकी कोई बात नहीं सुनती और मोटिशा इस बारे में पहले से जानती थी कि ना ही वो अभी इस बारे में कोई बात करेगी, ना ही वो उनकी बात सुनना चाहती है। अब अगले सीन में वेंसडे कहीं जा रही थी जहाँ पर वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचती है। सबसे पहले गैल्पिन की वो वार्निंग, यानी कि शेरिफ की, जेवियर की उस ड्राइंग और उसके विजन के बारे में, और उन सब के अंदर वो एक आंख वाली रेवन मेन थी और कुछ तो बहुत ही बुरा काफी नजदीक होने वाला है। अब वो शेरिफ से मिलने जाती है लेकिन उसे उसकी लाश मिलती है जिसकी आंखें रेवन्स ने नोच ली थी और उसके मुंह के अंदर से ढेर सारी रेवन बर्ड्स बाहर आती हैं। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन, लेकिन इस बार इसने हद ही कर दी। खैर यहाँ पर वो लीडर रेवन भी है और अब से हम लीडर रेवन कहेंगे तो आप समझ जाना कि वही एक आंख वाली रेवन की बात हो रही है, यानी कि जिसकी एक आंख लाल है। खैर अब रेवन के जाने के बाद में वेंसडे शेरिफ की बॉडी को टच करके विजन्स देखने की कोशिश करती है, लेकिन शॉकिंगली अब उसकी एबिलिटी जा चुकी थी जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है और अब तक पुलिस आकर उसको अरेस्ट भी कर लेती है क्योंकि मौके पर वही पकड़ी गई थी। अब नई शेरिफ उससे पूछताछ करती है एज वो अभी शक की निगाह में थी और वेंसडे टाइलर के लिए बोलती है तो शेरिफ मना करती है क्योंकि वो अभी जेल के अंदर कैद निगरानी के अंदर था। वो ये भी बताती है कि कार्ल ने लास्ट नाइट शेरिफ से बात करी थी लेकिन अभी उसका फोन गायब है, जिसके बारे में वेंसडे को भी कोई आइडिया नहीं था। अब तक गोमेज वहाँ पर आ जाता है जो कि खुद एक लॉयर था और वेंसडे का केस वो खुद हैंडल करने वाला था, तो वो उसको अभी यहाँ से ले जाता है। रास्ते में वो वेंसडे से थोड़ी बहुत बात करता है कि वो शेरिफ के पास क्यों गई थी, इसका वो कोई भी जवाब नहीं देती और जब वो मोटिशा के बारे में पूछती है तो वो ये बताते हैं कि ये बात अभी वो उन दोनों के बीच ही रखेंगे। खैर अब वेंसडे ओफिलिया के बारे में पूछती है तो वो ये कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था इस बारे में वो कुछ भी बात नहीं करना चाहते। अब इसी बीच हम पगले को देखते हैं जो कि उस मैकेनिकल हार्ट बॉय को अपने साथ ले आया है और उसे यूजीन के बी हाउस के अंदर छुपा देता है। और यूजीन के बारे में एक बात हम बता दें कि अब वो बीस के अलावा भी बाकी इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था और यहाँ पर वो दोनों उस मैकेनिकल हार्ट बॉय, जिसे अभी हम डेड कहेंगे, उसको बंद करके रखते हैं। और हम जानते हैं कि पग्सले भाई भी किसका है, वेंसडे का। तो यहाँ पर वो उस डेड को पेट बनाने की बात करने लगता है। वो ये कहता है कि इस डेड के पास दिमाग नहीं है और वो उनको हार्म नहीं कर पाएगा और बस वो अभी भूखा है, जिसको वो हनी देते हैं। इसको पीकर उल्टा वो उनके ऊपर ही वॉमिट कर देता है और ऐसे पग्सले उसका नाम रखता है स्लर। तभी वेंसडे हमें नवमोर के अंदर दिखाई जाती है जहाँ पर वो थिंग से बात करती है कि उसे जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि शेरिफ की मौत कैसे हुई और एनिड उसकी वजह से कैसे मर सकती है, प्लस उस रेवन का इन सब से क्या रिश्ता है। खैर अब जब वेंसडे अपने रूम में जाती है तो एनिड उसके साथ प्रैंक करती है कि वो खत्म हो गई है और ये कहती है कि वेंसडे ने भी तो उसके साथ प्रैंक किया था ना, यानी कि उस नकली आंख को उसके बेड पर छोड़कर। लेकिन वेंसडे ने यहाँ कोई भी प्रैंक नहीं किया था और यहाँ जो एक आंख पड़ी हुई थी वो असल में शेरिफ की ही थी। अब वेंसडे एनिड को सारा सच बताती है और अभी एनिड के फोन पर शेरिफ के नंबर से कॉल आता है। वेंसडे की फोटो आती है जो कि थोड़े ही समय पहले स्टॉकर ने क्लिक करी थी और उसने ही वो भेजी थी। एनिड कहती है कि वो अभी से इन सब में नहीं पढ़ना चाहती है तो वो उससे दूर रहेगी और उसके जाने के बाद वेंसडे आग से विजन्स देखने की कोशिश करती है लेकिन उसकी एबिलिटी अभी भी वापस नहीं आई थी। अब वो यहाँ से निकल जाती है और थिंग को गुडी की किताब रीड करने का काम देती है जिसमें उन्हें शायद इस चीज का कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। अब हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि आज प्रैंक डे के मजे ले रहे होते हैं और कहीं पर यूजीन एनिड के नए क्रश ब्रूनो को बीस से परेशान कर देता है। कभी एजेक्स यूजीन और पक्सले को पत्थर बना देता है तो कभी कोई एजेक्स को हवा में उड़ा देता है। इसी बीच हम नेवरमोर के बहुत पुराने प्रोफेसर और लोफ को देखते हैं जिनकी बॉडी सर से नीचे मैकेनिकल थी और सर एक जार में बंद था, जिनसे बेरी स्कूल के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। तभी वेंसडे उनके पास आती है और ये पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, जिस पर वो कहते हैं कि बर्ड्स को तो एवियन कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पिछले 10 साल से कोई भी एवियन यहाँ पर एनरोल ही नहीं हुआ है। दूसरी ओर हम बियांका और मौशा को देखते हैं जो कि अब गाला डोनेशन के लिए साथ काम कर रही थी। बियांका बताती है कि उसने अपनी माँ के साथ समर वेकेशंस में वक्त स्पेंड किया था और उनके फैसलों पर फिर से चर्चा करी। मोटिशा ये कहती है कि वेंसडे के यहाँ रहने से कुछ नहीं हुआ है, जिस पर बियांका उन्हें दिलासा देती है और वो मोटिशा की तारीफ भी करती हैं जिन्होंने काफी कुछ अच्छे काम किए थे और उनके अच्छे काम में आते हैं मर्डर्स। लेकिन खाली इतना ही नहीं था, यहाँ पर वो काफी चैंपियनशिप भी
जीती थी और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया था। नाइटशेड की मेंबर भी रह चुकी थी। खैर इसी बीच हम पक्सले को देखते हैं जो कि उस डेड को खाना देकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब वो डेड खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है। मींस वो दिमाग लगा रहा था और वो आजाद भी हो जाता है। तभी वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि टाइलर से मिलने जेल जा रही थी और थिंग को किताब की जिम्मेदारी वो सौंप कर जाती है। अब वो जेल तक जाने के लिए एनेट की ड्राइविंग स्कूल की एडमिशन रिसिप्ट चुरा लेती है और ड्राइव इंस्ट्रक्टर की कार हाईजैक कर लेती है। तो अब वेंसडे डिसाइड करती है कि वो विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाएगी जहाँ पर फिलहाल टाइलर बंद हो रखा था। वो उससे मिलना चाहती थी। अब फर्स्ट टाइम जब वेंसडे विलो हिल जाती है तो वहाँ पर शुरुआत में वो जर्डी से मिलती है जो कि वहाँ की रिसेप्शनिस्ट होती है। अब तभी वेंसडे जो होती है वो जर्डी को पेपर वर्क देती है, जिसके बाद जर्डी वहाँ से उसकी मीटिंग सीधा डॉक्टर फेयरबर्न से करवाती है। अब डॉक्टर फेयरबर्न वेंसडे से मिलती है जो कि ये बताती है कि टाइलर अक्सर उसकी बात करता है। वो आगे कहती है कि वो एक मैनिपुलेटिव और हाइड टाइप का हाइड है और वो हाइड को पहली बार हैंडल कर रही है, तो उन्हें भी वेंसडे की जरूरत पड़ सकती है। अब वो लॉरेल गेट्स के बारे में बताती है तो वो अभी इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि वो टाइलर की मास्टर है, लेकिन फिर भी दोनों को दूर रखा हुआ है ताकि उनका बॉन्ड टूट जाए या फिर एटलीस्ट कमजोर हो जाए। अब वेंसडे टाइलर से मिलती है जो कि उसे पहले मैनिपुलेट और कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती और उसे उसके पिता शेरिफ की मौत के बारे में भी बताती है। लेकिन टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझ जाता है कि वेंसडे इस केस में हेल्प लेने आई है, जिसे वो साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो वेंसडे को डार्कनेस में फंसते हुए परेशान होते हुए देखना चाहता है। अब टाइलर वेंसडे से ये कहता है कि वो एनेट को जब भी देखेगा तो खत्म कर देगा और ये सुनकर वेंसडे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। वो उल्टा उसकी इंसल्ट करने लगती है जिससे कि टाइलर हाइड बनने लगता है और यहाँ पर कड़ी प्रोटेक्शन और टेक की वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। मीनवाइल पक्सले को यूजीन बताता है कि उनका वो डेड पेट भाग गया है, जिससे कि वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम एनेट को देखते हैं जो कि थिंग से बात करती है, जिसका आज बर्थडे था और पूरी एडम्स फैमिली उसका बर्थडे भूल गई थी, जिससे कि वो काफी अपसेट था। खैर अब यहाँ एनेट ब्रूनो के साथ आई थी, लेकिन रूम के अंदर थोड़ी हलचल होती है और इससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं पर थिंग जो होता है वो नहीं देख पाता कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी ओर हम बियांका को देख पाते हैं, जिसे बेरी ऑर्डर देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन के लिए मर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करे, लेकिन बियांका इस काम से बचने उन पर ही सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करती है, लेकिन वो वश नहीं होते क्योंकि उनके पास पहले से प्रोडक्शन लॉकेट था। अब हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आती है, जिसको एनेट कहीं नहीं मिलती और थिंग भी किसी अनहोनी की बात करता है। तभी एनेट के फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे वो पिक करती है। कॉल पर स्टॉकर कहता है कि अब गेम शुरू हो चुका है और वेंसडे को अगले 30 मिनट में अपनी दोस्त एनेट को ढूंढकर निकालना होगा, नहीं तो वो मारी जाएगी और टाइम अब शुरू होता है। वेंसडे को एक नोट भी मिलता है जिस पर कुछ लेटर नहीं थे बल्कि नोट्स। वो पियानो से प्ले करके एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है। यहाँ पर उसे आगे एक फैसिलिटी में एनेट और ब्रूनो मिल जाते हैं जो कि रोमांस ही कर रहे थे और उनके ऊपर ब्लेड स्ट्रैप था जो कि नीचे आने लगता है। अब ट्रैप नीचे आने लगा था जिससे वो मारे जाते और वेंसडे को एक नया नोट मिलता है जिसके अंदर किसी किताब की बात हो रही थी, जिसका वो नाम लिख देती है। तो ट्रैप रुक जाता है और वो दोनों बच जाते हैं और तब जाकर सामने आती है वेंसडे की सुपर फैन एगनिस जो कि है उसकी स्टॉकर। और ये सारे प्रैंक उसने वेंसडे की नजर में अच्छा रहने के लिए किए थे। और एगनिस वही लड़की है जो कि शुरुआत में हमने देखी थी, जो कि वेंसडे के स्कूल के अंदर आने पर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, जो कि मात्र 13 साल की है और वो यहाँ पर एक नई तरह की आउटकास्ट है जिसके पास में इनविजिबिलिटी की शक्ति थी, विच एक्सप्लेन्स कि वो इजिली कैसे यहाँ पर वेंसडे के ऊपर नजर रख पा रही थी। अब वो वेंसडे को शेरिफ का सोन देती है और ये बताती है कि वो उनके कातिल को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन अभी वेंसडे इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। अब वो अपने रूम में आती है जहाँ पर मोर्टिसिया वो गुड़ी वाली किताब ले गई थी और यहाँ पर उसे वो रेवन उस पर नजर रखती हुई मिलती है जो कि उसे देखकर भाग जाती है। अब हमको यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि बैरी यानी कि बैरिड ने असल में बियांका को खाली ये नहीं कहा था कि वो मोर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करके डोनेशन ले ले, बल्कि उसने ये भी कहा था कि वो मोर्टिशा की माँ को गाला में बुलाए, जिसके चलते वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन क्रिएट कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है अब बियांका के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो वो बैरी की बात मानकर मोर्टिशा की मदद को गाला में बुलाने के लिए मोर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करती है। मीनवाइल हम उस ड्राइवर इंस्ट्रक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने घर जा रहा था, जिसे रास्ते में वो डेड मिलता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको यहाँ पर पक्सले ने जिंदा कर दिया था। इसके साथ ही दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है मोर्टिशिया को दिखाते हुए जो कि परेशान है क्योंकि अभी वो सायरन सॉन्ग के वश में थी और वो अपनी माँ को यहाँ पर बुलाना चाह रही थी, लेकिन असल
असल में वो ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर रिश्तों की बात करी जाए तो जितने बुरे उसके और वेंसडे के रिश्ते थे ना, उससे कई गुना बुरे उसके और उसकी माँ के रिश्ते थे, ड्यू टू हर सिस्टर। अब वेंसडे यहाँ पर किताब चुराने आती है क्योंकि गोमेज और उसकी माँ जो होती है वो नाच रहे थे, लेकिन मोर्टिशा को पहले से अंदाजा था और वो वेंसडे को समझाती है कि वो किताब का पीछा छोड़ दे, क्योंकि उसकी बहन ओफिलिया भी ऐसे ही पागल सी हो गई थी जिसे उसकी माँ बचा नहीं पाई। लेकिन मोर्टिशा अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती। वेंसडे उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक बात नहीं मानती। और अब वेंसडे बातों ही बातों में उसे उस रेवन के बारे में बताती है जो कि उसने सब जगह देखी, और विजन्स के अंदर वो एनिट की ग्रेव के ऊपर भी थी, जिस पर मोर्टिशा कहती है कि एवियन बर्ड्स को कंट्रोल करते हैं और एवियन एक तरह के आउटकास्ट होते हैं जिनकी शक्तियां होती हैं बर्ड्स को कंट्रोल करना। अब जैसे यूजीन की शक्तियां है ना इंसेक्ट्स के ऊपर, सेम बिल्कुल इस तरह से। अब वेंसडे यहाँ समझ चुकी थी कि उसकी माँ उसको किताब नहीं देगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब वेंसडे निराश होकर अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर एनिड उसे ये बताती है कि वो कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर वेंसडे भी चल सकती है, लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थी। उसको तो खाली केस सॉल्व करने में मजा आया करता। अब एनिड के जाने के बाद में वेंसडे थिंग से बात करती है कि शेरिफ गैल्पिन की आंख उसकी हेल्प नहीं कर रही है, और अब तभी वहाँ पर एगेनेस आती है जिसकी शक्तियाँ हैं कि वो गायब हो सकती है, और ये मैंने आपको बताया भी था। अब वेंसडे को उसके साथ जोड़ने की बात करती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वेंसडे उसे फिर से साफ इनकार कर देती है, जिससे कि एगेनेस निराश हो जाती है। लेकिन ये जरूर कहती है कि जितना वेंसडे उसे उससे दूर करेगी वो उतना उसको मनाने की कोशिश करेगी। अब इसी बीच हम पर्क्सली और यूजीन को देख पाते हैं, जिन्हें बी हाउस के अंदर स्लर्प यानी कि डेड मिलता है, जो कि खुद पे खुद वापस आ गया था। और जैसा कि आखिरी एपिसोड के अंदर उसने टैक्सी ड्राइवर का दिमाग खा लिया था, तो वो खुद ही अपने दिमाग को वापस से रीजेनरेट करने लगता है, और ये चीज ये दोनों नोटिस भी करते हैं। अब वो उन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, साथ ही साथ कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा था, और यूजीन ये कहने लगता है कि वो उसे ऐसे छोड़कर कैंपिंग नहीं जा सकते, ये काफी डेंजरस है। इस पर पर्क्सले कहता है कि वो कुछ सेट करके जाएगा और वो उसकी फिक्र बिल्कुल ना करे। तभी हम वेंसडे को शेरिफ गैल्पिन के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहाँ पर नई शेरिफ उसे केस से दूर रहने की सलाह देती है, क्योंकि एक तो वो टाइलर के पास गई थी तो वो उसके लिए खतरा है, डेंजरस है, दूसरा कातिल भी खुला घूम रहा है और वेंसडे शायद उसका अगला शिकार हो सकती है, तो उसके लिए डबल रिस्क है। अब शेरिफ के जाने के बाद में वेंसडे जो है वो डॉक्टर फेयरबर्न से बात करती है, जो कि विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर ही काम करती है, बेसिकली वहाँ की इंचार्ज है, और वहीं पर टाइलर को रखा गया था। खैर अब वो दोनों आपस में बात करते हैं कि क्या कभी गैल्पिन टाइलर से मिले हैं, तो वो ये बताते हैं कि हाँ शेरिफ एक दो बार मिले थे, लेकिन तब टाइलर काफी गुस्से से भर गया था, पागल सा और अग्रेसिव हो गया था, काफी बेकाबू भी था, जिसे कंट्रोल करने में उन्हें पूरे 5 मिनट से ज्यादा लगे, और ऐसा पहली बार हुआ था। अब वेंसडे उसे एवियन का जिक्र करती है, तो डॉक्टर ये बताते हैं कि जेल के अंदर तो कोई भी एवियन नहीं है। खैर अब डॉक्टर फेयरबिन वहां से निकल जाती हैं और हम उसे लीडर रेवन को वेंसडे की इस मूव पर भी नजर रखते हुए देखते हैं। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हम बियांका को देख पाते हैं, जो कि अपनी माँ से मिलने एक होटल गई थी जहाँ पर वो छुपी हुई है, और यहाँ पर बियांका ने रिसेप्शनिस्ट के ऊपर सॉन्ग गा दिया था, जिसके चलते उसे कोई भी कॉन्वर्सेशन याद ही ना रहे कि बियांका यहाँ पर कभी आई भी थी। अब यहाँ पर बियांका की माँ इसलिए छुपी हुई थी क्योंकि उनके दूसरे पति गिडियन ने और अपने कल्ट मॉर्निंग सॉन्ग में लोगों को जोड़ने और लूटने के लिए कहा था, लेकिन हुआ ये था कि रेड पड़ गई और वो फरार हो चुका है। बियांका अपनी माँ को समझाती कि वो परेशान ना हो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और जब गिडियन पुलिस को मिल जाएगा तो वो लोग आजाद हो जाएंगे, और वो अपनी माँ को बेसिकली अंडरग्राउंड करना चाहती थी। अब अचानक से वेंसडे को दिखाया जाता है, जो कि एगिस के पास थी, और वो उससे ये पूछती कि उसने शेरिफ का फोन चुराया है तो ठीक है, लेकिन अनलॉक कैसे किया, तो वो इस चीज का एक नमूना दिखाती है। असल में उसके शेप शिफ्टर दोस्त ने शेरिफ का रूप लेकर फेस आईडी से फोन को अनलॉक कर दिया था। अब एगिस वेंसडे को थोड़ी बहुत और चीजें देती है जो कि वो शेरिफ के घर से लेकर आई थी, और फोन की वॉइस मेल में वेंसडे को कार्ल की डेस्क के बारे में पता चलता है, यानी कि वही फोटोग्राफर जो कि स्टार्टिंग में कपल की फोटो खींच रहा था, जिसको रेवंस ने खत्म कर दिया, और वहां पर काफी सारे सबूत थे। वो दिमाग लगाती है तो उसे शेरिफ के सामान में एक फोटो मिलती है जिसमें एक ओल्ड कॉटेज था, और यही उसका और कार्ल का एक तरह का ऑफिस था। अब वो वहां जाने का फैसला कर लेती है, और इत्तेफाक से कैंपिंग के लिए स्कूल वाले बच्चे जो थे वो वहीं पर जा रहे थे, और अब वो भी कैंपिंग ज्वाइन कर लेती है। अब एगिस उसके साथ जाती है, जो कि उस कॉटेज के सारे कोऑर्डिनेट्स पहले ही निकाल चुकी थी, और अभी के लिए वेंसडे उसे अपनी असिस्टेंट बना लेती है। मीनवाइल हमें एनिड और एजेक्स को दिखाया जाता है, जिनके रिश्ते अब और ज्यादा बिखर गए थे, जिससे कि एजेक्स काफी परेशान रहने लगा था, उसे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही थी। खैर फाइनली सभी लोग ट्रिप के लिए जाते हैं और अगले सीन में कैंपिंग
कैंपिंग एरिया पहुंच जाते हैं और पर्क्सले जो होता है ना, वो इतना बड़ा बेवकूफ था कि वो डैड को कॉफिन में लेके आ गया था, यानी कि स्लर्प को, जिससे वेंसडे ये पूछती है कि इसके अंदर है क्या, तो वो उसको बताने से झिझकने लगता है और इतने में ही वहां पर मोर्टिशिया और गोमेज भी आ जाते हैं। और वेंसडे मोर्टिशिया से नाराज थी, जिस पर मोर्टिशिया अपने पति गोमेज से ये कहती है कि वो वेंसडे का गुस्सा तो झेल सकती है लेकिन उसको खो नहीं सकती, यानी कि वो उसे किताब नहीं दे रही थी जिस वजह से वेंसडे उससे नाराज थी। तभी पर्सले से यूजीन को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि कैंप में डेड को देखकर उस पर काफी गुस्सा करता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जो किया था उसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। अब कैंपिंग की तैयारी तो शुरू हो गई, लेकिन तभी वहां पर नॉर्मल लोग यानी कि नॉर्मीज आ जाते हैं और कैडेट क्लॉ वहां पर था और उन्होंने भी कैंप साइट बुक कर रखी थी, यानी कि यहाँ पर डबल बुकिंग हो गई थी। अब होता ही है कि आउटकास्ट और नॉर्मल में एक कंपटीशन हो जाता है, जिसके चलते ये डिसाइड होने वाला था कि कौन यहाँ पर कैंपिंग करेगा। और ऑब्वियसली हमारी वेंसडे इस गेम में जीत जाती है, जो कि बुरी तरह से यहाँ पर कैडेट्स को हरा चुकी थी। और इसी के चलते कैडेट क्लॉ जो होता है वो काफी नाराज हो जाता है और वो अब यहाँ पर बदला लेने की सोचने लगता है कि वो अपना बदला लेगा और इस जगह को वापस लेकर रहेगा। अब हमें वेंसडे को दिखाया जाता है, जो कि रात को शरीफ के केबिन के अंदर जाती है, जहां पर उसे ढेर सारे स्वर्गवासी आउटकास्ट की श्रद्धांजलि वाले पेपर कटिंग मिलती है और उनमें से कई तो 15 साल पहले खत्म हुए थे। अब यहाँ पर एक नाम लुइस का भी लिखा हुआ था और यहाँ पर वेंसडे को शक होने लगता है कि शायद यही है जो कि आउटकास्ट को मार रही है और वेंसडे को अब की गुड्डी की किताब वापस चाहिए थी। तभी हम उस लीडर रेवन को भी यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखता देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल था कि अगर वो वेंसडे के ऊपर नजर रख रही थी तो वेंसडे का काम उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी इजीली कैसे जा सकती है। खैर, अब वो कुछ पेपर कटिंग्स लेकर यहाँ से निकल जाती है और इसी बीच हम एजेक्स और एनीड को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे और फाइनली वो अपना ब्रेकअप कंफर्म करते हैं, यानी कि यहाँ पर एजेक्स को एक क्लोजर मिल गया था। मीनवाइल हम कैडेट्स को देखते हैं, जो कि बदला लेने के लिए आउटकास्ट के कैंप आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर तभी स्टर्लर यानी कि डेड उनके लीडर का ही भेजा खा जाता है, यानी कि वो खुद को अपग्रेड कर रहा था, खुद को जिंदा कर रहा था और उसके आजाद होते ही वार्निंग फायरवर्क्स ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे कि पर्क्सले और यूजीन कैंप के अंदर आते हैं, जहां से स्टर्लर गायब था। अब एंगस वहां पर आती है, जो कि वेंसडे के लिए पर्क्सले पर ही नजर रख रही थी, क्योंकि उसके पास इनविजिबिलिटी की शक्ति है। तभी वेंसडे मोर्टिशिया से बात करने आती है कि वो उसे किताब दे दे, लेकिन मोर्टिशिया मना करती है। तो वेंसडे जो होती है वो अपनी माँ को ही ब्लाइंड फोल्डेड स्वर्ड्स फाइट का चैलेंज देती है कि जीतने पर किताब उसे मिल जाएगी, जिस पर मोर्टिशिया ये कहती है कि शायद उसकी नानी उसे ये सब सिखा रही होगी और ऐसे ही वो मोर्टिशिया और ओफिया में भी फूट डाला करती थी। लेकिन वेंसडे कहती कि नहीं, वो अपनी नानी से कोई बात नहीं करती। अब दोनों स्वॉर्ड फाइट शुरू करती हैं और इसी बीच हम स्टर्लर को देखते हैं, जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा था और विक्टिम्स क्लेम करने के लिए। सबसे पहले वो गोमेज को हर्ट करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर पर्क्सले आकर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उसको खराब कर देता है और इसी के चलते गोमेज बच गया था, अदरवाइज अगला नंबर उसका ही लगने वाला था। मीनवाइल हम जंगल के अंदर देखते हैं कि मोर्टिशिया स्वॉर्ड फाइट जीत जाती है और किताब भी वो उसको नहीं देती, लेकिन तभी स्टर्लर वहां पर भी आ गया था, तो वेंसडे डेड से उसको बचा लेती है। अब पुलिस मौके वारदात पर आकर सब कुछ क्लियर करती है और वेंसडे एक अननोन शैडो को उसके ऊपर नजर रखता देख पाती है, जिसके साथ वो लीडर रेवन भी थी। अब वेंसडे की एबिलिटी जा चुकी है और अब उसको किताब भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे ये केस कैसे भी करके सॉल्व करना था। सवाल ये है कि गैल्पिन सभी आउटकास्ट की मौतों को क्यों ट्रैक कर रहा था, क्यों स्टडी कर रहा था, आखिर ये लुइस है कौन और एनीड की मौत का इन सब से क्या लेना देना है। और वेंसडे के सवाल जितने बढ़ रहे हैं, सबके जवाब कहीं ना कहीं फेयरबर्न के असाइलम यानी कि जेल विलो हिल के अंदर है और ये वही जेल है जहां पर टाइलर को रखा गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग सीन तब आता है जब फेयरबर्न और जुडी जो होते हैं वो यहाँ पर थॉर्न हिल यानी कि लॉरेल गेट्स को लेकर आ चुके थे, यानी कि हम जानते हैं कि टाइलर और उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था और अगर ये दोनों साथ आ चुके हैं तो मतलब ये है कि तबाही जल्दी ही आने वाली है, जिसकी झलक हम आखिरी सीजन में ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सीजन 2 पार्ट 1 यानी कि एपिसोड 4 शुरू होता है लॉरेल गेट्स को दिखाते हुए, जिसे फेयरबर्न जेल के अंदर लेकर आई थी ताकि वो उनकी हेल्प कर सके टाइलर को ठीक करने में, जिसमें पहले तो लॉरेल गेट्स मना कर देती है, लेकिन अब डॉक्टर फेयरबर्न उसको धमकी देती है कि वो उसको वापस उसकी जेल में भेज देगी, जहां पर उसे सीधा काला पानी की सजा दी जाएगी। जिससे परेशान होकर वो हाँ कर देती है और एक बार टाइलर से मिलने का बोलती है। वो उसे टाइलर से मिलने देती है, जो कि उसे देखते ही ट्रांसफॉर्म होकर उसे पकड़ लेते हैं, जिससे वो डर जाती है। कहती है कि वो नाराज है, वो ये जानती है, लेकिन अब वो नाराज ना रहे और जल्दी ही वो उसे यहाँ से आजाद कर देगी, जिसको सुनकर वो इसे छोड़ देता है। तभी हम वेडनेसडे को देख पाते हैं, जो कि एक आउटकास्ट विक्टिम पेट्रिशिया की एशेज लेने आती है और उसने अपनी नानी माँ यानी कि हेस्टर को मैसेज कर दिया था कि वो उनकी हेल्प लेने यहाँ पर आ चुकी है। तो वो उनको बताती है कि ये सभी आउटकास्ट, जिनमें से ये पेट्रिशिया भी शामिल थी, मार दिए गए थे और ये सब विलो हिल के पेशेंट्स थे और अभी उसकी दोस्त
एनेड की जान खतरे में है जिसे वो बचाना चाहती है। और तभी हम हेस्टा का पेशा जान पाते हैं जो कि असल में हर तरह के फ्यूनरल्स करवाती है, यानी कि मुर्दों का बिजनेस। और यही वो बिजनेस था जिसको ये लोग इनकैश करना चाहते थे, यानी कि करंट प्रिंसिपल ऑफ नेवरमोर और बियांका यही करना चाह रही थी। खैर तभी हम उस लीडर रेवन को देखते हैं जो कि मौका पाकर पेट्रिशिया वाला पेपर कटिंग उड़ाकर ले जाती है, जिसे वेडनेसडे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीडर रेवन अपने मास्टर के साथ यहाँ से निकल जाती है, जिसके मास्टर को भी हम बाइक से भागता देखते हैं। अब वेडनेसडे एनेड को लेकर काफी परेशान होती है और हेस्टर से ये कहती है कि वो इस केस में वेडनेसडे की हेल्प करे और पूरा ग्रेवयार्ड ही खरीद ले और पता लगाए कि यहाँ के सारे क्रिमेशंस आखिर किसकी देखरेख में हुए थे। अब वेडनेसडे अपने रूम में आती है जहाँ पर एगस उसे पब्लिशर का रिप्लाई बताते हैं और यहाँ से ही उसकी बुक रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल उसका दिमाग विलो हिल से जुड़ी हुई गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ था और वहाँ अंदर से कुछ पता चलने वाला था और वहाँ अंदर सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है जो कि है अंकल फेस्टर। अब वो अपने अंकल को पूरा काम समझा देती है कि उन्हें वहाँ पर लुइस का पता करना होगा कि वो कोई पेशेंट है या फिर डॉक्टर, जिस पर वो एग्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये भी रिवील करते हैं कि ऑफेलिया भी कभी विलो हिल गई थी, जो राज अभी तक वेडनेसडे से छुपा हुआ था। अंकल फेस्टर अब एक होटल में चेक इन करते हैं जहाँ पर वो तोड़फोड़ मचाकर खुद को अरेस्ट करवा लेते और यहाँ से वो सीधा मेंटल चेकअप के लिए विलो हिल ही गए थे। लेकिन इसी चक्कर में होटल में छुपी हुई बियांका की मदद भी पुलिस को मिल जाती है। तभी वेडनेसडे मर्टिशिया को कन्फ्रंट करती है कि आंट ओफिलिया को विलो हिल क्यों भेजा गया था, लेकिन मर्टिशिया अभी इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वेडनेसडे की जिद के आगे वो हार मान जाती है। वो बताती है कि जब ओफिलिया 10 साल की थी तो वो स्कूल के बाहर चिल्लाती हुई मिली जिसके अंदर से काले आंसू आ रहे थे, यानी कि आंखों से, और तब हेस्टर ने उसे विलो हिल भेज दिया था। मर्टिशिया ने लाख समझाया कि ओफिलिया की दिक्कत मेंटल नहीं है, साइकिक है, लेकिन हेस्टर ने यानी कि उसकी माँ ने एक ना सुनी और यही रीजन था कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। अभी हेस्टर वहाँ पर आती है जो कि वेडनेसडे को ग्रेवयार्ड के कागज देती है जिसे वो खरीद चुकी है और ये बताती है कि उस समय इंचार्ज का नाम ऑगस्टस था और डेथ सर्टिफिकेट पर भी उसके ही साइन है। अब वेडनेसडे के जाने के बाद मर्टिशिया और हेस्टर आपस में बात करती है जहाँ पर हमको पता चलता है कि ओफेलिया 20 साल से लापता है, पर मर्टिशिया इसलिए अपनी माँ से कटी हुई रहती है क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने तब कुछ भी नहीं समझा था, अपनी कोशिश सही से नहीं करी थी, यानी कि माँ होने का फर्ज ठीक से नहीं निभाया। फिलहाल हेस्टर मर्टिशिया से कहती है कि वो गाला के लिए बड़ा डोनेशन दे देगी, बस बदले में मर्टिशिया किताब वेडनेसडे को दे दे। लेकिन मर्टिशिया कहती है कि वो अपने परिवार का सौदा उनकी तरह नहीं कर सकती और वो तभी किताब को आग में फेंक देती है। मीनवाइल हम बियांका को देखते हैं जिसको उसकी माँ की खबर मिलती है और उनको जल्दी ही पुलिस स्टेशन जाना होगा, लेकिन गॉर्डन उसे जाने नहीं दे रहे थे, तो एजेक्स उसकी हेल्प करता है और गॉर्डन को कुछ टाइम के लिए पत्थर बना देता है। तभी हमें फेस्टा को दिखाया जाता है जो कि विलो हिल के अंदर लुइस को ढूंढने लगता है और वहीं पर एगिस वेडनेसडे को बताती है कि ऑगस्टस विलो हिल का नॉर्मल हेड डॉक्टर हुआ करता था, उससे पहले वो नेवरमोर के अंदर साइंस टीचर भी था और ये सारे डेथ सर्टिफिकेट पर शायद नकली सिग्नेचर्स हैं और अभी वो विलो हिल के अंदर ही है क्योंकि एक समय के बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अब वेडनेसडे थिंग की मदद से फेस्टा को ऑगस्टस को ढूंढने का मैसेज भेजने लगती है और अब उसकी नजर लीडर रेमन पर पड़ती है जिसने की अपनी सारी फॉलोअर रेमन्स के साथ पूरे स्कूल को घेर लिया था और उनका मास्टर भी एक रूम के अंदर छुपा हुआ था, जो कि इशारा करता है और रेमन्स एनेड के ऊपर हमला करने तबाही मचाना शुरू कर देती है। अब वेडनेसडे एनेड बचा लेती है, लेकिन लीडर वेवन जो होती है वो थिन को ले जाने वाली थी, लेकिन तभी प्रिंसिपल वेरी अपनी पायरोकिनेसिस यानी कि फायर को कंट्रोल वाली शक्ति से उसको बचा लेते हैं और यहाँ पर ये एक नए तरह का आउटकास्ट हुआ। खैर वेडनेसडे की नजर रेवेंस के मास्टर पर पड़ जाती है जिसका वो पीछा करती है, लेकिन वो सीक्रेट रास्तों से होता हुआ भाग रहा था और तभी वो स्टेयर्स पर अपना क्लोक छोड़कर वेडनेसडे के हाथों से मिस हो जाता है। वो आगे जाती है तो कैप्री के म्यूजिक रूम पहुंच जाती है जहां पर मिलने डॉक्टर फेबन भी थी और खुद कैप्री यहाँ पर हाफ रही होती है जैसे कि वो कहीं से भाग कर आई हो, तो अब वेडनेसडे को उनके पूरा शक था। मीनवाइल थिंग जो होता है वो डॉक्टर फेबन की ही कार से विलो हिल तक पहुंच गया था और फेस्टर को उसका काम समझाता है। अब फेस्टर ऑगस्टस को ढूंढ लेता है जो कि अब पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और कुछ बर्ड्स के साथ दिन भर गार्डन में ही बैठा रहता। उनकी एक पैट पैरट भी होती है जिसका नाम ओजी है, जिसे झटके देकर फेस्टर लुइस के बारे में पूछते हैं तो वो एक नंबर 51971 बोलता है। अब फेस्टर को ऑगस्टस भी इशारा करते हैं कि लुइस किस सेल के अंदर है, लेकिन वहां जाने से पहले ही लोरेल गेट उनको देख लेती है और फेरबन को बता देती है, तो डॉक्टर उनको पकड़कर डेड की सेल में बंद कर देती है यानी कि स्लर की सेल में। अब इसी बीच मोटिशा वेडनेसडे से कहती है कि वो जो भी कर रही है उसे रोक दे क्योंकि ये सब चीजों को खराब कर देगा, लेकिन वेडनेसडे ने आज तक उनकी कौन सी बात सुनी थी जो कि अब सुनने वाली थी। अब नेक्स्ट वो ओलिव से ऑगस्टस के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि उनकी वाइफ उनके नेवरमोर आने से पहले ही खत्म हो गई थी और
उनकी एक बेटी जरूर थी जिसका नाम उन्हें याद नहीं है। अब वेंसडे को थिंग से फेस्टे के बारे में पता चलता है तो वो उसे अभी के अभी विलो हिल भेजती है ताकि वो उनका ख्याल रखे और खुद एगिग्स और एनेट के साथ विलो हिल जाकर लुइस को ढूंढने और अंकल फेस्टे को बचाने का प्लान बनाती है। आजकल वेंसडे एगिग्स के साथ ये केस सॉल्व कर रही थी जिससे कि हम एनेट की जलन साफ देख पाते हैं। अब प्लान शुरू होता है और आज कैप्री को विलो हिल में म्यूजिक सेशन के लिए जाना होता है जिनकी कार में वेंसडे छिप गई थी और कार चेक होते टाइम एगिग्स गार्ड्स को भटका देती है जिससे कि वेंसडे विलो हिल के गेट पर आकर अंदर चली जाती है। अब इसी बीच हम एगिग्स और बियांका को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से बियांका की मां को छुड़वाकर नेवरमोर ले आते हैं और सीक्रेट हॉलवे से हो जाते टाइम वैरी को किसी से बात करता सुनते हैं जो कि किसी से फोन पर कह रहा था कि वो परेशान ना हो और वैरी सब संभाल लेगा, लेकिन क्या संभाल लेगा ये हम नहीं जानते। अब जब अंकल फेस्टे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने एक लेडी को अपने प्यार में फंसा लिया था और अभी वेंसडे उसी लेडी की हेल्प से उनकी सेल तक आती है और उनको आजाद कराती है, लेकिन उनके साथ साथ वो डेड भी आजाद होकर भाग गया था। अब वो गार्ड्स पर हमला करता है और इसी चक्कर में लॉरेल गेट्स भी आजाद हो जाती है और हॉलवे के अंदर वो वेंसडे और वेंसडे उसको देखती है, लेकिन अभी उन दोनों को अपने अपने काम करने थे तो दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। वेंसडे और अंकल फेस्टर लुइस वाली सेल तक आते हैं और अंकल फेस्टर को पैरेट से कोड मिल ही गया था तो वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन ये कोई सेल नहीं बल्कि मेंटेनेंस रूम था और यहाँ पर भी एक सीक्रेट डोर था। वो दोनों दरवाजा पार करते हैं तो एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर आते हैं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। मींस लुइस को इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम है। अब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंट रूम था जहाँ पर ढेर सारे आउटकास्ट कैद हो रखे था और उन्हीं की वो पेपर कटिंग भी थी। मतलब कि ऑगस्टस जो था वो उन पर एक्सपेरिमेंट करता था और उनको मरा हुआ दिखा दिया करता था, जिसके बदले वो उनको यहाँ पर कैद करके रखता। यहाँ वो मास्टर आती है जो कि असल में ऑगस्टस की ही बेटी है जो कि कोई और नहीं बल्कि जूडी है। जी हाँ, जो कि डॉक्टर की ही असिस्टेंट थी जिसको हमने एपिसोड 2 की शुरुआत में देखा था और उसने अपने पिता के प्रोग्राम में पूरा साथ दिया जो चाहते थे कि नॉर्मल को भी आउटकास्ट में चेंज किया जा सकता है। और वो खुद यानी कि जूडी पहली सब्जेक्ट थी जिसको उन्होंने एक एवियन में चेंज कर दिया था जो कि यहाँ पर नॉर्मल से बदल गई थी, यानी कि अब वो बर्ड को कंट्रोल कर सकती थी। अंकल फेस्टे जूडी पर हमला करके इलेक्ट्रिक वेव्स छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मैलफंक्शन हो जाता है जिससे कि सभी आउटकास्ट के सेल ओपन हो गए थे और सभी आउटकास्ट आजाद होकर बाहर जाने लगते हैं, यानी कि शेरिफ जो थे जिनको ढूंढ रहे थे वो सभी कोई यही थे। श्रद्धांजलि वाले कटिंग्स पर काम कर रहे थे वो खत्म नहीं हुए थे बल्कि उनको यहीं कैद करके रखा गया था और ये दिखा दिया गया कि भैया वो तो खत्म हो गए और यही रीजन था कि शेरिफ उनको बचाना चाहते थे। अब वेंसडे फेस्ट को बाहर भेज देती है और खुद एक आउटकास्ट को संभालती है जो कि एक सिंपल सी लेडी दिख रही थी। तभी दूसरी और पूरे विलो हिल के अंदर भगदड़ मच जाती है जिसका फायदा उठाकर लॉरेल गेट्स पहले खुद को और फिर टाइलर को आजाद करती है और वो उससे ये कहता है कि वो उसकी माँ नहीं है, मास्टर है और मास्टर भी नहीं है और वो तभी उसे स्टैब करके वहां से निकल जाता है। एंड आई बिलीव कि उसकी मास्टर मेरे ख्याल से अब वेंसडे होगी क्योंकि उसने पहले सीजन में उसे इलेक्ट्रिसिटी से स्टैब किया था क्योंकि उसने भी उसे एक काइंड ऑफ टॉर्चर ट्रोमा दिया, तो हो सकता है कि अब वो उसकी नई मास्टर बन गई हो। आई मीन ये मेरी खाली थियरी है यहाँ पर इसको मैं कंफर्म नहीं करना चाहूंगी, बट मैंने थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन करी थी इसलिए मैंने बता दिया। मीनवाइल स्लब यानी कि डेड जो होता है वो डॉक्टर फेबर्न के रूम में आता है जिन्हें मारकर वो ऑगस्टिस के पास आता है और अब वो बोलना भी शुरू कर चुका था तो ऑगस्टिस को वो अपना पुराना दोस्त बोलकर उसका दिमाग खा जाता है। जी हाँ, और तभी हम वेंसडे को देखते हैं जिसके सामने हाइड आता है और पहले वो उस लेडी को सेव करती है और अब हाइड उसके पास आकर उस पर हमला कर देता है, वो उसे बाहर फेंक देता है और अब तक बहुत सारी पुलिस फोर्स आ गई की तो सभी लोग उस पर अटैक करते हैं और थिंग वेंसडे के पास आता है जिसके दिल की बात हम सुन पाते हैं कि अब वो अपने आखिरी पलों में है और शायद से उसको अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, यानी कि शायद से थिंग भी यही सोच रहा था कि उसकी माँ बिल्कुल सही थी। और बूम, इसी के साथ में सीजन 2 पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वेंसडे सीजन 2 पार्ट 1 की कहानी जहां पर हमने पहले 4 एपिसोड्स को देख लिया और ये पार्ट 1 मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि नेटफ्लिक्स ने खुद इसको 2 पार्ट्स में विभाजित कर दिया है जैसे कि स्क्विड गेम के साथ में किया गया था, यानी कि 2 और 3 2 पार्ट्स में आए थे। सेम यहाँ पर ये सीजन 2 भी 2 पार्ट्स में आएगा और अगला पार्ट आने वाला है सितंबर में, एग्जैक्टली कहूँ तो 3 सितंबर को, तो आपको थोड़ा सा ही इंतजार करना पड़ेगा, तब तक मैं बाकी 4 एपिसोड्स को भी ले आऊंगी। टिल देन आप पूरे सीजन 2 को अच्छे से एंजॉय करिए। और यहाँ पर मैं कोई भी थ्योरीज वगैरह लगाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंड में कहीं ये ओफिलिया ही तो नहीं है जो कि शायद से ऑगस्टिस के एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बन गई थी, यानी कि आखिरी में जिस लेडी को बचाया था वेंसडे ने। बाकी इस सीजन के अंदर हमको काफी सारे नए आउटकास्ट देखने के लिए मिले थे जो कि आखिरी बार हमें किताब के अंदर भी मेंशन मिले थे, तो हो सकता है कि आने वाले 4 एपिसोड
एपिसोड के अंदर हमको और भी बहुत सारे आउटकास्ट देखने के लिए मिलेंगे जिनको यहाँ पर नेवरमोर के अंदर एडमिशन नहीं दिया गया था। और वो सिंपल इसका यही रीजन था कि वो लोग काफी ज्यादा उत्पात मचाया करते थे, जिसके चलते उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। एंड आई बिलीव कि एलियंस भी यहाँ पर सेम चीज करते होंगे, जिसके चलते उन्हें नेवरमोर के अंदर एडमिशन नहीं मिला। सबसे बड़ी बात कि बैरी यहाँ पर किस मकसद से आया था और वो किससे फोन पर बात कर रहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। उम्मीद करती हूँ आपको सारे एपिसोड समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे हैं, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, आपको सीजन 1 के एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट कर दो, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी।